गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि हेलोजन व्युत्पन्न। लास्ट 2 वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हेलो एल्केन्स या हेलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है और उनमें समावयवताएँ कौन कौन से प्रकार की पाई जाती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हेलो एल्केनों की विरचन विधियाँ। विरचन विधियों का मतलब होता है कि हम हेलोजन व्युत्पन्नों को किन किन विधियों से बना सकते हैं। विरचन का मतलब होता है निर्माण, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम हेलो एल्किनों का निर्माण देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम हेलो एल्किन का मतलब होता है RH, ठीक है ना। सबसे पहले हम हेलो एल्किनों को बनाने की कोशिश करेंगे RH से। H मतलब होते हैं एल्केन्स, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है ना, एल्किल ग्रुप, और उसमें H लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है एल्केन, ठीक है ना। याद रखना बच्चों, ये R का मतलब क्या होता है, पहले भी बताया है मैंने आपको, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है। और इस RH से हमें बनाना है RX का मतलब क्या हो गया, हेलो एल्किन। तो हमें करना क्या है, यहाँ हमें H को हटाकर लगाना है X, ठीक है ना। तो जब हम किसी एक समूह को हटाकर दूसरा समूह लगाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटाना और उसकी जगह पर दूसरा लगा देना, ठीक है ना, या इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, RH को जब RX में बदलना है तो इस H का X से सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इनका एक ही विधि है। एल्केनों को हम किसी भी अन्य यौगिक में आसानी से नहीं बना सकते क्योंकि एल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स, यानी ये आसानी से किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर एक ही तरीका है अपने पास एल्केन को हेलो एल्केन में बदलने का, वो तरीका है केवल क्लोरीनीकरण, ठीक है। देखो इस वर्ड को समझना, क्लोरीनीकरण, करण का मतलब करना, ये अभिक्रिया, क्लोरीनी का मतलब क्लोरीन का जुड़ना या क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन का मतलब हो गया यहाँ पर Cl2 गैस। हम यह एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। एल्केन का सबसे पहला मेंबर होता है मीथेन। जब मीथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाना चाहते हैं तो सामान्य स्थितियों में तो ये मीथेन इस क्लोरीन से अभिक्रिया ही नहीं करती, क्योंकि ये एक संतृप्त यौगिक है। और संतृप्त यौगिक इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संतुष्ट हैं अपने बंधों से और आसानी से किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ क्या करवाना पड़ेगा, इनको H की उपस्थिति देनी पड़ेगी। H का मतलब होता है सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। और बच्चों हम जानते हैं कि जब भी हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं या कोई अन्य अध्रुवीय माध्यम लेते हैं या कोई परऑक्साइड की उपस्थिति लेते हैं, परऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROOR से, ये परऑक्साइड है, ठीक है। परऑक्साइड का मतलब होता है जिनमें परऑक्साइड ये वाला बंध पाया जाता है, ये परऑक्साइड कहलाते हैं। तो किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में या किसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो हमेशा मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। तो यहाँ भी मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। तो जब हम मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो मुक्त मूलकों का निर्माण होगा और उत्पाद के रूप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगी, उसकी जगह पर क्लोरीन जुड़ जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ है, मैं इस CH4 को अगर आपको ऐसे लिख के दिखाऊं कि CH3H, तो यहाँ से ये H तो हट गई और यहाँ 2 Cl थे, एक Cl के साथ तो ये H जुड़ गया तो यहाँ HCl निकाल दिया और एक बन गया CH3Cl, ठीक है ना। तो हमारी जो सबसे पहली अभिक्रिया है वो है एल्केन से कैसे अभिक्रिया हो रही है कि जब हम एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाते हैं तो हेलो एल्केन, और हेलो का मतलब स्पेशली यहाँ क्या है, क्लोरो का मिश्रण प्राप्त होता है। अब देखो ये मिश्रण क्यों कहा मैंने, तो देखो हमने कॉमन रिएक्शन लिख दी, CH4 यानी कि मीथेन थी प्लस Cl2 H मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन और HCl बन गए। ये तो हमने लिख दी एक सामान्य अभिक्रिया, लेकिन मैंने आपको अभी कहा कि ये मुक्त मूलक अभिक्रिया है। मुक्त मूलक अभिक्रिया में क्या होगा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल Cl2 पर रिएक्शन होगी H की, और Cl2 का मतलब क्या है,
क्लोरीन, क्लोरीन एकल बंध। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस एकल बंध का होगा समांश विखंडन। समांश विखंडन का मतलब होता है कि इसके बंध के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका था और एक इसका था, साझे का बंध था। तो यह समांश विखंडन में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, यानी दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि दोनों Cl के पास 2 हैं, ये दोनों Cl के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन है और इसको अब हम कहते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि Cl2 का समांश विखंडन होने से क्लोरीन मुक्त मूलकों का निर्माण होगा और इस तरह से अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो इस पहले पद को हम कहते हैं अभिक्रिया आरंभन पद, कि अभिक्रिया यहाँ से आरंभ हो गई, अब आगे संचरित होगी, आगे बढ़ेगी। तो दूसरा पद का कहलाएगा अभिक्रिया संचरण पद। संचरण पद का मतलब जिसमें भी आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के लिए अब क्या होगा, दूसरा रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, CH4। तो अब CH4 से अभिक्रिया होगी इस क्लोरीन मुक्त मूलक की। तो जब क्या होता है, जब कोई मुक्त मूलक अभिक्रिया करता है तो नया मुक्त मूलक बनता है, कोई नाभिक स्नेही अभिक्रिया करता है तो नया नाभिक स्नेही बनता है। ठीक है, यहाँ मुक्त मूलक अभिक्रिया कर रहा है तो एक नया मुक्त मूलक बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा और यहाँ पर एक नया मुक्त मूलक बन जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है ना। और इसको अब हम, ये तो था मीथेन, इसको हम कहेंगे मैथिल क्लोराइड। ठीक है, या IUPAC नाम दें तो IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ठीक है ना। ये अभिक्रिया लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं, जैसे हमने एक बार में लिख दिया था ना, ऐसा नहीं होगा। हमें अभिकारकों का मिश्रण, उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होगा। क्या होगा कि ये मुक्त मूलक जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। मुक्त मूलकों के लिए कहा जाता है कि फ्री रेडिकल्स आर रॉबर्स, यानी लुटेरे होते हैं। लुटेरे का मतलब बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मुक्त मूलक ने यहाँ अभिक्रिया कर ली और अभिक्रिया रुक जाएगी, ये अभिक्रिया और आगे चलेगी, और आगे चलेगी तो क्या होगा कि CH3Cl पर फिर और मुक्त मूलक अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को और हटा देगा। ठीक है, और एक नया हाइड्रोजन मुक्त मूलक फिर बन गया। अब यहाँ ये CH2Cl2 बन गया, इसको हम कहते हैं मैथिलिडीन क्लोराइड। ठीक है ना, मैथिलिडीन क्लोराइड। IUPAC में कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है ना। अभिक्रिया अभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि अभी तो इस क्लोरीन मुक्त मूलक को और भी दिख रहा है कि यहाँ पर इसके पास और हाइड्रोजन है, इसको और हटाया जा सकता है। तो अब क्या होगा, फिर CH2Cl2 से रिएक्शन होगी नए मुक्त मूलक की, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन और निकाल दी जाएगी और एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक फिर निकल जाएगा। इसको अब हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, याद रखना है ये नाम, मैंने पहले भी बताया आपको, क्लोरोफॉर्म। वैसे इसको ट्राइक्लोरोमेथिन भी कह सकते हैं, IUPAC नाम, लेकिन इसको क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी इसके पास और एक हाइड्रोजन है तो हम और एक मुक्त मूलक से अभिक्रिया करवा देते हैं इसकी। तो CHCl3 + Cl मुक्त मूलक तो बन गया CCl4 और एक H मुक्त मूलक फिर निकल गया, और इसको हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है ना। अब इस तरह से ये अभिक्रिया 4 इन पदों में लगातार होती रहेगी। कब तक होती रहेगी, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होकर CCl4 ना बना लें। ठीक है, इस तरह से ये अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। अब ये अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी, लेकिन अभिक्रिया में देखिए H मुक्त मूलक लगातार बनते जा रहे हैं। अब इनका क्या होगा, ये मुक्त मूलक क्या करेंगे, ये अभिक्रिया का समापन करेंगे। ठीक है ना। तो अब लास्ट में आएगा समापन पद। समापन पद में क्या होगा, ये जो मुक्त मूलक है ये भी इस क्लोरीन मुक्त मूलक से अभिक्रिया करता जाएगा, ये बनता जाएगा ना। क्लोरीन मुक्त मूलक तो असंख्य मात्रा में यहाँ बन ही रहे हैं, तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके इसको क्या बना देगा, HCl। अब इस HCl के बनने में यहाँ कोई भी नया मुक्त मूलक नहीं बन रहा, यानी अभिक्रिया यहाँ से आगे नहीं जा सकती, और नहीं जा सकती इसका मतलब अभिक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी, और इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, समापन पद। तो इस तरीके से ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि है जो 3 पदों में संपन्न हुई थी। सबसे पहला था अभिक्रिया का आरंभन पद, दूसरा है अभिक्रिया का संचरण पद, और तीसरा है समापन पद। ठीक है ना। तो देखते हैं इसे। देखिए, यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, याद रखना है ये। जहाँ HNO आ गया वहाँ मुक्त मूलक क्रियाविधि, या परऑक्साइड आ जाएगा तो भी मुक्त मूलक क्रियाविधि। सबसे पहले अभिक्रिया आरंभन पद, इसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता है। Cl2 गैस का HNO की उपस्थिति में समांश विखंडन हुआ। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं, कौन सा विखंडन हो रहा है, समांश
विखंडन, ठीक है, और क्लोरीन मुक्त मूलकों का निर्माण हो गया। यहाँ से अभिक्रिया आरंभ हो गई। फिर अभिक्रिया संचरण पद, अभिक्रिया संचरण पद में देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले CH4 की रिएक्शन मुक्त मूलक से हुई, क्लोरोमीथेन या मैथिल क्लोराइड बन गया। दोबारा से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गई, मैथिलिडीन क्लोराइड बन गया। एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, क्लोरोफॉर्म बन गया। और लास्ट हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गई तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। और ये अभिक्रिया संचरण करती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कब तक? जब तक ये समापन पद ना आ जाए। समापन पद में क्या हो रहा है, H मुक्त मूलक की अभिक्रिया Cl मुक्त मूलक से हो रही है और HCl का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3 पदों में संपन्न हो जाती है। तो हमें यहाँ अभिकार उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हमें 4 उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ इस उत्पाद को एक उत्पाद में भी परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हम यहाँ CH4 को बहुत ज़्यादा आधिक्य में ले लें, ठीक है ना, CH4 इस रिएक्शन में अगर हम यहाँ CH4 को बहुत ज़्यादा आधिक्य में ले लें तो बहुत सारे CH4 मॉलिक्यूल्स होने की वजह से सारे के सारे क्लोरीन मूलक इस एक बार CH4 से रिएक्शन करेंगे और CH3Cl ही बन पाएगा, क्योंकि इससे आगे क्लोरीन मूलक खत्म हो जाएंगे। क्लोरीन गैस को हमने बहुत कम मात्रा में लिया है और CH4 को बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया है, तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में CH3Cl मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ क्लोरीन गैस को आधिक्य में ले लें, तो क्लोरीन मुक्त मूलक बहुत सारे बनेंगे और क्लोरीन मुक्त मूलक इन उत्पादों से जब तक अभिक्रिया करते रहेंगे जब तक इनके पास कोई ना कोई हाइड्रोजन हो, यानी लास्ट के में क्या बन के बचेगा? केवल CCl4, ठीक है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई यहाँ कि इस अभिक्रिया में यदि CH4 को आधिक्य में लिया जाए तो मुख्य उत्पाद CH3Cl बनता है, जबकि Cl2 गैस को आधिक्य में लिया जाए तो मुख्य उत्पाद CCl4 बनता है। और हमें हेलो एल्किन बनाने हैं, तो हमें हेलो एल्किन का मतलब हेलाइड बनाना है, सिंगल हेलाइड, मोनो हेलाइड बनाना है, तो हमें CH4 को आधिक्य में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो थी पहली अभिक्रिया जिसमें हमने एल्केन की सहायता से क्लोरो एल्केनों का या क्लोरोमेथेन का निर्माण किया था। दूसरी विधि देखते हैं एल्किनों से। एल्कीन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। और ये एल्कीन हमेशा कौन सी अभिक्रिया देती हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है ये योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन देता है? एल्कीन और एल्काइन। तो ये योगात्मक अभिक्रिया देंगे तो किसी न किसी चीज़ का योग होगा। यहाँ पर हम योग करवाएंगे HX का। H मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो जब हम किसी HI, HBr या HCl का इस पर योग करवाते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पाई बंध टूटता है और उसकी जगह 2 नए सिग्मा बंध बनते हैं और दोनों नए सिग्मा बंधों पर एक पर H जुड़ जाएगा, एक पर X जुड़ जाएगा, तो यहाँ हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई? ये वाला एक पाई बंध है, ये टूटेगा तो एक बंध इसका बढ़ेगा, एक बंध इसका बढ़ेगा, वो ये बढ़ गया, ठीक है ना। तो एक जगह पर H जुड़ गया, एक जगह पर X जुड़ गया और हेलो एल्केन का निर्माण हो गया, ठीक है। अब इसमें विशेष बात ये है कि ये जो योगात्मक अभिक्रिया है वो होती है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। अब ये मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, देखिए। अब इसको देखिए, ये है मार्कोनिकॉफ का नियम। ये क्या कहता है कि जब भी किसी असममित एल्कीन, याद रखनी है मार्कोनिकॉफ का नियम केवल असममित एल्कीन पर ही एप्लीकेबल है। यह हम लिख सकते हैं किसी असममित एल्कीन। असममित एल्कीन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ समान समूह नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड, यहाँ भी CH3 लिख दिया, यहाँ पर भी CH3 लिख दिया और यहाँ H और यहाँ H। अब ये जो ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, ये सममित है। क्यों? क्योंकि ये जो पाई तंत्र है इसके यहाँ भी मैथिल है और यहाँ भी मैथिल है, ठीक है ना। या मैं इस लिख दूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये तो पाई तंत्र है, इसमें इधर केवल मैथिल जुड़ा हुआ है और इधर कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये कैसी हो गई? असममित, ठीक है ना। तो जब किसी असममित एल्कीन पर हम किसी ध्रुवीय अणु का मतलब मान लीजिए मैं A+ और B- लिख दूं, किसी ध्रुवीय अणु का योग करवाते हैं तो धनात्मक हिस्सा इनमें से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या कम हो या हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रतिस्थापी कितने हैं? 1। यहाँ पर प्रतिस्थापी कितना है? 0, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। या
हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, एक, और यहाँ पर हैं दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है ना यहाँ, ठीक है ना। तो इसका धनात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर प्रतिस्थापियों की संख्या कम हो या हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो इस पर जब हम HX को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन तो इसके पास जुड़ेगी, तो X को यहाँ आना पड़ेगा, तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, इस पर X जुड़ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 तो था ही, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो ये 3 बन गया, ठीक है ना। तो अपना मुख्य उत्पाद 2 हेलो प्रोपेन बन जाएगा। जबकि इसमें किसी पर भी जोड़ सकते थे हम, क्योंकि कोई स्थिति में परिवर्तन ही नहीं है, चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई धनावेश और कोई ऋणावेश उपस्थित हो, तो अणु का धनात्मक भाग, जैसे ये एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर H परमाणु ज़्यादा हो या प्रतिस्थापियों की संख्या कम हो, ठीक है ना। जिस पर H परमाणु, पाई तंत्र ये है ना, यानी इन दोनों कार्बनों पर योग होना है, जुड़नी है कोई चीज़, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा या धनात्मक हिस्सा कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो या प्रतिस्थापी कम हो। तो ये वाला कार्बन है, इस पर कोई प्रतिस्थापी नहीं है, इस पर तो जुड़ा हुआ है ये मेथिल, जबकि इससे कुछ नहीं जुड़ा हुआ, धनात्मक हिस्सा तो यही आकर जुड़ेगा। तो यहाँ जुड़ेगा तो ये तो CH2 का बन जाएगा CH3, और ये Cl जुड़ेगा इस CH के पास, तो बन गया ये, यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो और उदाहरण देखते हैं हम। मैंने एक एल्कीन ये बनाई है, इस एल्कीन में ये पाई तंत्र है ना, C डबल बॉन्ड CH, इस C के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और इस C के पास एक हाइड्रोजन है, तो इसमें से हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये CH वाला तो बन जाएगा CH2 और ये Br जुड़ जाएगा इस C के पास। तो देखिए CH3CH2 ऐसे कैसे हुए, ये C था, इस C से जुड़ गया ये Br, CH3 ऐसे कैसे ही जुड़ा हुआ है, और ये CH का बन गया H2 और उससे आगे जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है ना। तो क्या बन गया 3, हम चेन को कहीं से भी ले सकते हैं, 3 पर ही मिथाइल जुड़ रहा है, 3 पर ही ब्रोमाइड जुड़ रहा है, और 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। तो ये है मार्कोनिकोफ का नियम, आगे भी हमें का काम आएगा, बहुत ही समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है मार्कोनिकोफ का नियम, ठीक है ना। धनात्मक हिस्सा वहाँ जुड़ता है जहाँ जिस कार्बन पर या तो हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा हो या प्रतिस्थापियों की संख्या कम हो, ठीक है ना। अब ये जो मार्कोनिकोफ का नियम है ये कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में चला जाता है। ये एक वैज्ञानिक आए थे खराश, उन्होंने इस मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत उत्पाद प्राप्त किया था और उसको हम कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोफ नियम। ये क्या कहता है कि जब हम किसी एल्कीन, ठीक है, एल्कीन कोई भी थी, पर HBr का योग करवाते हैं, वो तो किसी भी ध्रुवीय अणु के लिए था, चाहे वो कोई भी हो, HCl हो, HBr हो, HI हो, या कोई भी HCN हो, कोई भी ध्रुवीय अणु हो, NaOH हो, तो हम जब किसी भी ध्रुवीय अणु का योग करवाते हैं तब तो मार्कोनिकोफ का नियम काम में आता है। और जब स्पेशली HBr के लिए कहते हैं, ठीक है, वो भी कब, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति नहीं होगी तब तो मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग काम होगा, और पेरोक्साइड की उपस्थिति ले दी तो इसकी विपरीत काम होगा। तो उपस्थिति में कराया जाए तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, अभी कौन सी अभिक्रिया हुई थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, अभी बताया था मैंने, ठीक है ना। ऊपर वाली जो अभिक्रिया थी देखिए कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, और अब कौन सी हो रही है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त उत्पाद मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत होता है। इसे ही हम पेरोक्साइड प्रभाव, क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में है, खराश प्रभाव, क्योंकि खराश नामक वैज्ञानिक ने बताया था, या एंटी या प्रति मार्कोनिकोफ नियम, क्योंकि ये मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत बनता है। यानी मार्कोनिकोफ नियम कहता है कि हाइड्रोजन को यहाँ जुड़ना चाहिए और Br को यहाँ जुड़ना चाहिए, जबकि पेरोक्साइड प्रभाव इसका उल्टा कहेगा, वो कहेगा नहीं Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्रियाविधि विपरीत है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। देखो क्या मतलब है इसका, कि हमने ये वही प्रोपीन ली, प्रोपीन की अभिक्रिया HBr से करवा रहे हैं हम, पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा और अनुपस्थिति में क्या होगा। अनुपस्थिति में तो हम मार्कोनिकोफ का नियम लगाएंगे। नियम क्या कहता है कि ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगी और ये Br जुड़ जाएगा यहाँ, तो बन जाएगा ये प्रोडक्ट CH3 CH Br और CH3। ये तो मार्कोनिकोफ के नियम के हिसाब से है, ठीक है ना। ये तो मार्कोनिकोफ रूल M के R के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। लेकिन
पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या हुआ, उल्टा हो गया। यहाँ Br इस कार्बन से जुड़ा था, इसमें उल्टा हो गया, इससे जुड़ा, यानी कि Br तो यहाँ इससे जुड़ा है और हाइड्रोजन इससे जुड़ा है। देखो तो बन गया ये CH3 CH2 CH2 Br, तो बन गया ब्रोमो प्रोपेन। कौन से नियम के अकॉर्डिंग है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AMKR। ठीक है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग तो बन रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन और एंटी मार्कोफ के अकॉर्डिंग बन रहा है केवल ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ भी एल्कीन पर जब हम किसी भी हैलाइड का, हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन। क्लियर। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 2 विधियाँ देखी हेलो एल्केन बनाने की। एक विधि तो थी एल्केन से हमने क्लोरीनीकरण करवाया था सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरो एल्केन बन गए थे। दूसरी विधि हमने देखी थी कि जब हमने एल्कीन पर HX का योग करवाया था तो मार्कोनिकॉफ रूल AMKR के अकॉर्डिंग हमें हेलो एल्केन मिलते हैं। और यही ये अभिक्रिया अगर केवल HBr की हो और वो भी अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो तो भी हमें RX मिलेंगे, लेकिन इसका स्थिति समावयवी मिलेगा। ठीक है ना, 1 और 2 का अंतर आ जाता है, स्थिति समावयवी मिलेगा। और कौन से, और वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव के अनुसार। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये 2 विधियाँ आसानी से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।